जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप के हिसाब से आया है कि वहाँ पर किस तरह से एक मॉडल जो बनाया है वो एक फ्रेंडशिप मॉडल बनाया है, ठीक है ना, कि कौन कौन सी पॉलिसी है भूटान की और इंडिया की जिससे ये एक दूसरे के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे। तो हम इसका कंटिन्यू वे में पढ़ेंगे। अभी एक्चुअली में कंटेक्स्ट क्या है, मतलब कि ये आर्टिकल क्यों आया है, क्योंकि वहाँ के जो किंग है उनका नाम है, अभी तो भूटान में किंगशिप नहीं रही है, ठीक है ना, अभी वहाँ पे भूटान में प्रॉपर एक डेमोक्रेसी आ चुकी है, वहाँ इलेक्शन वगैरह होते हैं और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। लेकिन जो इनके पुराने जो किंग थे, भूटान किंग थे, उनका नाम था जिंगमे सिंगे वांगचुक, उनको K4 कहते थे। इनका इनका शॉर्ट नेम था K4। वो 11 नवंबर को 70 साल के होने वाले हैं, ठीक है ना। और उन्हें वहाँ पे बोधिसत्व की किंग कहा जाता है। बोधिसत्व क्यों कहते थे, क्योंकि वो काफ़ी वाइस थे, मतलब वाइस हैं अभी भी वो, कम्बचेट है और ग्राउंडेड लीडरशिप इन्होंने निभाई अपने कार्यकाल में, ठीक है ना। मतलब कि किंग थे पहले, फिर उन्होंने क्या किया कि ये 17 साल के एज में किंग बने और उन्होंने बाद में 2006 में खुद से ही इन्होंने किंगशिप को छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि अब भूटान में किंगशिप नहीं रहेगी और वहाँ पे मोनार्की को खत्म करके वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आई 2008 के अंदर में, ठीक है ना। और इन्होंने खुद ने लीड किया, मतलब कि खुद बैठ करके इन्होंने मोनार्की को खत्म किया और खुद ने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को वहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। मतलब बहुत कम ऐसा देखने को एग्जाम्पल मिलता है कि मोनार्क खुद कहे कि नहीं मुझे अपनी बिल्कुल मोनार्की हटानी है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी लेके आनी, ऐसा बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं। इसलिए इनको बोधिसत्व किंग कहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। की आइडिया क्या कि अथॉरिटी को पावर नहीं दिया इन्होंने, ये खुद अथॉरिटी थी वहाँ पे उस समय पे, पर इन्होंने कहा कि नहीं मैं पावर नहीं लूंगा, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनूंगा और यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में अदरवाइज पब्लिक इनसे क्वेश्चन करेगी कि आपके पास पावर था तो आपने क्या किया। तो इनके पास एक जवाब है कि हाँ जब मेरे पास पावर थी, मेरे पास अथॉरिटी थी, तो मैंने उसको पावर का मिसयूज़ नहीं किया, मैं वहाँ पे डेमोक्रेसी लेके क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे इनकी लेगेसी को देखते हैं कि K4 ने एक्चुअली में क्या क्या किया। मॉडरेशन किया इन्होंने पूरे भूटान के अंदर, कैसे रोड्स बनाए, स्कूल्स बनाए और एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी डेवलप किया वहाँ पे, ठीक है। सेकंड, क्या ये डेमोक्रेसी लेके गए? हाँ, किंगशिप को हटाया इन्होंने और वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लेके आई है, ठीक है ना। और ये काफ़ी पीसफुल था यहाँ पे ट्रांजिशन। हमने देखा है जैसे कि अभी नेपाल वगैरह में ट्रांजिशन हो रहे हैं तो वो पीसफुल नहीं हुए, बांग्लादेश में कोई भी पीसफुल नहीं हुआ, वहाँ पे वायलेंस था, लेकिन ऐसा नेपाल में नहीं हुआ, ऐसा सॉरी भूटान में नहीं हुआ था। ये वहाँ पर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस लेके आया, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया करती है, जिसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। एक तो डेवलपमेंट होता है, कल्चर, नेचर और वेलबिंग, ठीक है ना। ये एक ऐसा इंडेक्स लेके आया है जिससे कि पता पड़ता है कि भूटान की पब्लिक कितनी खुश है या नहीं है, ठीक है। और ऐसा इंडेक्स सिर्फ दुनिया में एक ही जगह मिलता है, वो भूटान में। और ये इंडेक्स यही लेके आए थे, किंग ये लेके आए थे K4। फोर्थ ये होगा कि पूरे नेशनल को यूनाइट किया इन्होंने, पूरे भूटान को कैसे किया, स्टेट और पब्लिक के बीच में बैठे। स्टेट मतलब गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, अगर लगता था कि स्टेट गलत कर रहा है तो ये ऐसे मॉरल गाइड बनते थे। और स्टेट को कहते, स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट को कहते थे, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी आ चुकी थी। इन्हीं गवर्नमेंट को कहते कि नहीं आप इस तरह नहीं, आप इस तरह कहिए, तब जाके पब्लिक का वेलबिंग होगा। और पब्लिक भी कभी कभी अगर परेशान करती थी गवर्नमेंट को, तो ये पब्लिक के बीच में आके कहते थे कि नहीं आप इस तरह से मत कीजिए, अदरवाइज को एडमिनिस्ट्रेशन को तकलीफ होगी। तो ये इन्होंने क्या किया, मॉरल गाइड बनाया, चाहे ये स्टेट के लिए चाहे वो पब्लिक के लिए, ठीक है। इसलिए इनके मॉडल को क्या कहते हैं कि इनका मॉडल जो बहुत मॉडर्न था, डेमोक्रेटिक था, कल्चरली रूटेड था और हैप्पी नेशन बनाने के लिए था, ठीक है। बात समझ में आई। इंडिया और भूटान का रिलेशन K4 के अंदर कैसा रहा था, हम ये देखते हैं कि इंडिया एज ए ट्रस्टेड पार्टनर देखते थे भूटान। अगर भूटान है ना, इंडिया को एक ट्रस्टेड पार्टनर दिखता, बिग ब्रदर नहीं दिखता। बिग ब्रदर पॉलिसी क्या होती है, बिग ब्रदर सिंड्रोम होता है। वो क्या कहता है कि इसे बड़ा भाई ना छोटे भाई के भाई वो रख के चला जाता है सिर पे, कनपट्टी पे, और छोटा भाई कुछ नहीं कर पाता है। हमने ऐसा कभी भी नहीं किया भूटान के साथ में, अगर हम बड़े हैं उनसे साइज में, लेकिन हमने ऐसा ट्रीटमेंट कभी नहीं किया। हमने एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वहाँ पे किया, ठीक है ना, ट्रस्टेड पार्टनर बन के रहा है, कभी थ्रेट नहीं हुआ वहाँ पे। किस तरह से हमने वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप किया है इंडिया ने। कैसे, हमारे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, उसको कहते हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। भूटान खुद भी ये बहुत हिली एरिया है, ठीक है ना, और ये हमारे बॉर्डर पे भी अड़ता है। तो हमारा जो BRO था उसने भूटान के अंदर बहुत ज़्यादा रोड्स वगैरह बनाए, ठीक है ना, और इससे ट्रस्ट भी बनाए भूटान के अंदर में। हमने वहाँ पे ट्रेड, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा हुआ है हमारा उनके बीच में, समझ में आया। और लास्ट में पीपल टू पीपल ट्रस्ट काफ़ी बड़ा है इंडिया और भूटान के अंदर, क्योंकि हमारा कल्चर काफ़ी हद तक सेम है। सेकंड, कि जैसे भूटान में सिविल सर्विसेज होती है ना, उसको एग्जाम भी बच्चों को, बहुत ज़्यादा बच्चों को पता है, बहुत सारे मैक्सिमम को पता होता है, लेकिन अगर कुछ को नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि भूटान सिविल सर्विस का एग्जाम भी UPSC ही लेता है। हमारे यहाँ पे UPSC का एग्जाम होता है ना, उसी के अंदर कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो भूटान से सेलेक्ट होते हैं। भूटान के बच्चे UPSC एग्जाम देते हैं, जैसे वो पास होते हैं तो वो वापस भूटान चले जाते हैं, और वहाँ पे वो जैसे इंडिया में IAS होते हैं वैसे वो वहाँ पे BAS बन जाते होंगे, मतलब भूटान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर। चलो ठीक है। तो इससे क्या होता है, काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड होता है, मतलब कि हमने म्यूचुअल रेस्पेक्ट को यहाँ पर प्रायोरिटी दी है और डिपेंडेंसी को नहीं दी है, ठीक है सर, समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, भूटान और इंडिया के रिलेशन आता है ना, तो हमेशा ये वाली चीज़ हमेशा लिखनी होती है, वो होता है हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी। कैसे, भूटान की जो रिवर है ना, अगर वहाँ पे डैम बना दी तो हमें क्लीन एनर्जी मिलेगा,
हाँ ऐसा होता है, और हमने बहुत सारे डैम बनाए हैं भूटान के रिवर्स पे, और इंडिया क्या करता है लास्ट में उन डैम से इलेक्ट्रिसिटी को बाई भी करता है। मतलब कि अगर भूटान की कोई रिवर आ रही है, ठीक है ना, तो इंडिया क्या करता है कि वहाँ पर डैम बनाता है। इस डैम में पैसा कौन लगाता है? भूटान गवर्नमेंट लगाती है और इंडिया की भी गवर्नमेंट लगाती है, दोनों पैसा लगाते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी ना वो इंडिया खुद वापस खरीदता भी। इससे क्या होगा कि भूटान को भी रेवेन्यू मिलता है और इंडिया को एक रिलायबल क्लीन एनर्जी मिलती है। सही बात है भाई, दोनों को हेल्प मिल रही है यहाँ पे। जैसे कि अभी पुनात संगचू 2, ये एक डैम था जिसकी कैपेसिटी थी 1020 मेगावाट की। ये बहुत बड़ा डैम था वहाँ पे बना, ये एक तरह का माइलस्टोन था वहाँ पे। और जैसे ये बना तो हमने इससे इलेक्ट्रिसिटी को परचेस करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। पहले क्या मॉडल था कि पहले सिर्फ गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट कौन सी, इंडिया की गवर्नमेंट और भूटान की गवर्नमेंट वहाँ फंड करती थी और रेवेन्यू को लेती थी। लेकिन अब ऐसा मॉडल नहीं रहा। अब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को भी हमने अलाउ कर दिया, जैसे कि टाटा और अडानी ये सब भी वहाँ पे डैम्स वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर आता है तो वो डैम जल्दी भी बनेगा और एक अच्छा भी मजबूत भी बनेगा। ठीक है, मतलब कि फाइनेंसिंग वो डाइवर्सिफाई हो गई, पहले सिर्फ गवर्नमेंट करती थी, अब प्राइवेट सेक्टर भी आ गया काफ़ी ज़्यादा। इससे क्या होगा, भूटान की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। ठीक है, वहाँ पे डैम्स वगैरह बन रहे थे, और जैसे डैम्स बन रहे तो हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया है। सेकंड, हम उसे अगेन इलेक्ट्रिसिटी परचेज भी करते हैं डिस्काउंट पे, तो हमें हेल्प भी मिलती है। चलो ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल है इंडिया और भूटान की जो डैम पॉलिसी है ना, ये एक एग्जाम्पल है कि हमने डेवलपमेंट में पार्टनरशिप की है। किसी भी तरह का डोमिनेशन नहीं है, मतलब भूटान नहीं है कि हमारे रिवर तो हम ज़्यादा लेंगे, नहीं नहीं नहीं, इंडिया भी पैसा देता है और इंडिया से वापस खरीदता भी है। ठीक है, बात समझ में आई। सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एक होता है ऑपरेशन ऑल क्लियर। क्या होता है ना कि भूटान की जो इलाका है ना वो इंडिया से मिलता है, तो कि आसाम में जो इंसर्जेंट कैंप्स थे, मतलब कि जो उल्फा होता है ना, मैंने पढ़ाया था लास्ट वाले लेक्चर में कि उल्फा एक चीज़ होती है, एक तरह का ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। ये क्या होता है ना, एक एक तरह की एक ग्रुप है आसाम का, ये कहता है कि हम बांग्लादेशियों को मारेंगे। ठीक है ना, तो ये पुलिस जब उल्फा को पकड़ने आती थी तो उल्फा क्या करता था कि भाग करके भूटान में चला जाता था। तब क्या किया K4 ने, क्या किया कि भूटान ने खुद ने, K4 ने पर्सनली भूटान आर्मी को लीड किया और उल्फा वालों को खूब मारा वहाँ पे। ठीक है ना, इससे क्या हुआ, इंडिया और भूटान का एक ट्रस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, और ये बहुत रेयर होता है मॉडर्न डिप्लोमेसी के अंदर में, ये बहुत कम एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि सेकंड वाली कंट्री, मतलब भूटान के किंग खुद आर्मी में जाकर के और वो कहते हैं कि हाँ उल्फा वालों को मारो क्योंकि उल्फा वालों ने परेशान कर रखा है इंडिया के अंदर में। ठीक है, बात समझ में आएगी सर। अभी क्या मोदी की विजिट हुई थी कि हाँ मोदी जी की यहाँ पे विजिट हुई थी 2025 में। उसका सिग्निफिकेंस क्या था कि हमने वहाँ पे कहा कि हमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चाहिए, मतलब कि इंडिया का कहता है कि हमारे जो भी नेबर है ना उनको हम सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे हमेशा। ठीक है, सेकंड क्या होगा, हमारे यूथ एक्सचेंज होता है। हाँ बिल्कुल होता है। इंडिया जो भूटान के लड़के होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंडिया में IITs में एडमिशन लेते हैं, एम्स में एडमिशन लेते हैं। ठीक है ना, वो यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं और UPSC के भी एग्जाम देते हैं वो। ठीक है ना, तो हमारे यूथ एक्सचेंज होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, हमारे टूरिज्म और कल्चरल वो काफ़ी ज़्यादा सेम ही है वहाँ पे। और लास्ट में क्या होगा, हमारा हाइड्रो पावर और ग्रीन कनेक्टिविटी फ्यूचर का रोड मैप इन्होंने दिया था मोदी जी ने। हाँ सही बात है, हम हाइड्रो पावर लेते हैं। मतलब कि दो चीज़ हमेशा याद रखनी जब भी भूटान का था, एक तो हाइड्रो पावर का, सेकंड हो जाएगा कि ऑपरेशन ऑल क्लियर वाला। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अगर समरी देखें तो K4 ने जो भूटान को मॉडर्न बनाया, डेमोक्रेटिक लेके आया उसको, और वैल्यू ड्रिवन बनाया उन्होंने पूरे भूटान को। सही बात है, हमने देखा भी कि उन्होंने खुद ने मोनार्की छोड़ी थी और डेमोक्रेसी लेके आए, वो काफ़ी मॉडर्नाइज किया उन्होंने। कैसे, रोड्स वगैरह, बैंक्स वगैरह सब कुछ बनाया उन्होंने वहाँ पे, और वैल्यू ड्रिवन लेके आए। ठीक है, सही बात है। और उन्होंने इंडिया और भूटान के टाइज को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। कैसे बनाया, एक तो हाइड्रो पावर से, और सेकंड हमने स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट बनाया। मतलब कि हमने स्ट्रेटेजिक, एक वर्ड होता है स्ट्रेटेजिक एक होता है सस्टेनेबल। ये हमेशा आता था, मैं एक बार बताता हूँ वापस। स्ट्रेटेजिक मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लान, सस्टेनेबल मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म प्लान, पर स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है कि नेशनल इंटरेस्ट, हमें नेशनल इंटरेस्ट को देके चलना है। मतलब कि अगर मुझे डिफेंस का करना है तो मैं डिफेंस में क्या बोलूँगा कि स्ट्रेटेजिक बोलूँगा, लॉन्ग टर्म प्लान है लेकिन डिफेंस में, तो उसको नेशनल इंटरेस्ट बोलेंगे। लेकिन सस्टेनेबल भी लॉन्ग टर्म वाला, पर ये होता है एनवायरमेंट पे, एनवायरमेंट के इंटरेस्ट पे सस्टेनेबल बोलते हैं। चलो बात समझ में, हमने स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट भी एक दूसरे पर डेवलप किया है और पीपल सेंट्रिक डिप्लोमेसी लेके आए हैं K4 भूटान के अंदर में, उससे इंडिया को भी काफ़ी हेल्प मिल रही है। थैंक यू।